कीजिए आप। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैडम आपकी, आप स्टार्ट कीजिए। नमस्ते बच्चों, आज हम साइंस टू का कक्षा 10वीं का 10वां चैप्टर देखने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम है आपदा प्रबंधन। तो आपदा होती क्या है? तो पहले हम देखते हैं कि आपदा कहते किसे। ऐसी घटना जिस घटना के कारण जान माल और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है तथा जो घटना अचानक या एकाएक होती है, ऐसी घटना को हम आपदा कहते हैं। हमारे पर्यावरण में, हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें ऐसे होती रहती हैं जो हमारे अगल बगल में या हमारे आजू बाजू के इस पर बहुत प्रभाव डालती है। हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालती है। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, स्क्रीन दिख रही है मैडम। जैसे आज की कंडीशन में हम देखते हैं कि आज सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, कहीं किसी को बाहर नहीं जाना है, अगर काम है तो ही जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, हम सब इससे परिचित है कि अभी क्या है, कोरोना महामारी चल रही है। तो कोरोना को WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। महामारी क्या होती है? एक ऐसी बीमारी जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में, एक ही समय में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अफेक्टेड होते हैं, जिसे हम महामारी कहते हैं। तो ये क्या है? ये अचानक सोसाइटी में चेंजेस आया है, अचानक आया है, और इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में या सभी के स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट दिख रहा है। ऐसे बहुत कुछ घटनाएं होती है जिससे अचानक सब कुछ हो जाता है और एकदम से उसका बहुत भारी मात्रा में हमको सबको नुकसान उठाना पड़ता है। वो नुकसान किसी भी तरह से हो सकता है, किसी की हेल्थ या संपत्ति, ऐसा कुछ भी। जैसे हम लोग देख रहे हैं, भूकंप आता है। भूकंप आने से क्या होता है, जिस एरिया में भूकंप आता है वो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों की लाइफ एकदम लगभग डिस्ट्रॉय हो जाती है कंप्लीटली। यानी उनके घर चले जाते हैं या टूट फूट जाते हैं। वहाँ पे अगर बहुत बड़े मात्रा में भूकंप आया है तो वहाँ पे जनहानि भी होती है, लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती है। बाढ़ आती है। हम तो देखते हैं कि अपने इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आती रहती है। पिछले साल हमने देखा था कि कोल्हापुर में बाढ़ आई थी, उसके लास्ट ईयर हमने देखा था कि केरल में बाढ़ आई थी। इस साल भी हमने देखा है कि अपने महाराष्ट्र में, विदर्भ में, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में या भंडारा शहर में बाढ़ आई है। तो बाढ़ से भी क्या होता है कि एक तरह से जो वहां के जो रहने वाले लोग होते हैं वो उस आपदा को फेस करते हैं और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सब कुछ तहस नहस होता है। साल भर जो बेचारे लोग जिंदगी भर जो कमाते हैं वो एक ही झटके में सब कुछ चला जाता है। तो अचानक से आता है ये जो सारा चेंजेस है, ये क्या होता है, अचानक से आता है, किसी को बता के नहीं आता है। ये पर्यावरण में अपने आप चेंजेस हो जाता है, जिसके लिए कहीं पे प्रकृति कारणीभूत हो सकती है और कहीं पे हम इंसान यानी कि मानव भी उसके लिए कारणीभूत होती है। तो ये अचानक से चेंजेस आते हैं और यहाँ पे भारी मात्रा में नुकसान होता है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने एक परिभाषा दी है आपदा की। आपदा एक ऐसी घटना है जिसके कारण आकस्मिक रूप से अत्यधिक जनहानि तथा अन्य प्रकार की हानि होती है। यहाँ पे ये जो वर्ड्स है, अत्यधिक और आकस्मिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी ये जो घटनाएं होती है ये आकस्मिक होती है।
सहेतु नहीं होती है, किसी को पता नहीं होता है, अचानक से होती है, और यहाँ पे जो जनहानि या अन्य प्रकार की जो हानि होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ऐसे घटना को आपदा कहा जाता है। और ये आपदा दो प्रकार की होती है, एक होती है मानव निर्मित और दूसरी होती है प्राकृतिक। तो इसके हम प्रकार देखते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा है मानव निर्मित आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाएं यानी क्या? भूकंप आना, भूकंप आया, ये प्रकृति और भूकंप आता है। आप हम भूगोल में पढ़े हैं कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स है वो हमेशा उसमें कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ न कुछ मूवमेंट्स होते रहती है, और ये अगर भारी मात्रा में मूवमेंट्स हो गए तो हम उसे भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, जल प्रलय, ये सारी जो है ये एकदम से होते हैं और पूरा मानव के लाइफ पर एकदम बुरा प्रभाव डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गर्मी के सीजन में गर्म लहरें चलते रहती है, हम जिसे लू कहते हैं। बर्फीले प्रदेशों में बर्फीला तूफान चलते रहता है, चक्रवाती तूफान, अकाल, बाढ़, उल्कापात, ओलावृष्टि, मूसलाधार वर्षा इत्यादि, ये सभी चेंजेस प्रकृति में अपने आप होती है। अब स्पेशली गर्मी के दिनों में जब गर्म लहरें चलते हैं जिसे हम लू कहते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिस स्पेशली बूढ़े लोग, वो लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में बहुत जगह पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। बर्फीले जगह पर बर्फीले तूफान आते हैं। अकाल से तो पूरा एक समुदाय उसको फेस करता है। जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे उस समय उस दौरान अकाल आया था। तो अकाल के समय क्या होता है, बारिश कम होने की वजह से पानी का लेवल जो होता है वो कम होता है, और फिर ऐसे समय में किसान जो है वो फसल नहीं ले पाते बराबर, और लोगों को फिर पीने के लिए पानी नहीं होता है, फसल नहीं होती है, तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक आपदा है जिसकी वजह से फिर जहां पर आपदा आती है वहां से लोग एकदम से मतलब उस जगह से खाली करके दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर बाढ़ आना, कहीं जगह पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है और कहीं जगह पर इतनी बारिश होती है कि बाढ़ का रूप ले लेती है। तो ऐसी जगह पर बाढ़ आती है तो पूरा परिसर जो है वो जलमय हो जाता है, और सब कुछ घरों के अंदर पानी घुस जाता है। फिर वहां से लोगों को निकालना, उनको अलग रखना, ये सारे फिर अगले स्टेप्स होती है। तो यहाँ से भी क्या होता है, ये अचानक चेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी है एक आपदाएं है। अब ये होता है, ये हमारे पृथ्वी के अंदर या जमीन से रिलेटेड, या फिर हमारा क्लाइमेट, जलवायु में चेंजेस होने की वजह से ये होती है, तो ये भी प्राकृतिक आपदाएं है। कुछ जो होते हैं वनस्पति और सजीवों की वजह से भी होते हैं, वनस्पति या प्राणियों की वजह से। जैसे जंगल में दावानल आ जाता है। जंगल में दावानल यानी क्या, जंगल में अपने आप आग लग जाती है। आपने देखा होगा या सुना तो होगा, जंगल में अपने आप आग कैसे लग जाती है। तो जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो है वो कभी कभी एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं, और घर्षण की वजह से एक चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसके वजह से वो फिर आग लग जाती है। फिर अपतृणों का प्रसरण, ये अपतृण प्रसरण कहाँ पे होता है, स्पेशली जल में, यानी अगर कोई तालाब है ऐसे जगह पर अगर ये गाजर घास हम जिसको कहते हैं ऐसे कुछ बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से भी बायोलॉजिकल बहुत सारा लॉस होता है। प्राणीजन्य, संसर्गजन्य विषाणु, जीवाणु, इनके वजह से जो बीमारियां होती है फिर वो महामारी का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं अभी कोरोना है, पीलिया हो जाता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, विषम ज्वर यानी टाइफाइड्स होते हैं। ये सारे विषाणु या जीवाणु की वजह से होने वाली कुछ बीमारियां यानी कि रोग है। फिर कीटक की वजह से, विषैले प्राणियों का दंश यानी सांप वगैरह काटते हैं, ये भी आपदा ही है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि सांप कब काटने वाला है, और अगर किसी एरिया में गया तो सबको वो खतरनाक हो सकता है। फिर टिड्डा दल का आक्रमण, अभी अभी आपने मई में कुछ न्यूज सुना था हमने कि महाराष्ट्र में एक टिड्डा मतलब उनका पूरा दल आया था, और जब आते हैं वो बहुत संख्या में आते हैं, वो कीटक है टिड्डा, ग्रॉसहॉपर, वो एक साथ आते हैं, और जब आते तो वो सीधे फसल पर अटैक करते हैं, खेतों पर, और पूरी फसल खा के चले जाते हैं। तो अगर किसी एरिया में अटैक करते हैं तो वहां की पूरी फसल वो लेके चले जाते हैं, यानी पूरा खा लेते हैं, तो वहां के किसानों का फसल का नुकसान हो गया। तो ये भी एक प्रकार की आपदा ही है।
किसी जंगली जानवर का हमला होना, ये भी आपदा है। ये है सारी प्राकृतिक आपदाएं। फिर अभी देखते हैं मानव निर्मित आपदाएं, जो प्रकृति से नहीं लेकिन हमारे किसी हम अपने विकास के लिए कुछ करते हैं, उसमें से कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो कुछ जानबूझ के किए जाते हैं हेतु परस्पर, और कुछ अनाकलनीय बाय एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे विषैले गैस का रिसाव। आपको पता होगा कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में जो एक कंपनी में गैस रिसाव हुआ था, उसमें से MIC यानी मिथिल आइसोसाइनाइड गैस बाहर निकली थी, बाय मिस्टेक निकली थी। वो गलती से कुछ हो गया था, जहां पे 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये हेतु परस्पर नहीं है, लेकिन मानव के द्वारा ही किया गया है। कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये भी आपदा है, मानव निर्मित आपदा है। और कुछ हेतु परस्पर होते हैं, जैसे युद्ध, 2 देशों के बीच में युद्ध, या 2 राज्यों की सीमाओं के बीच में किसी प्रकार से अनबन हो तो दंगे हो जाते हैं, फिर आग लगा देते हैं या आग लग जाती है। घुसपैठियों द्वारा भी बहुत सारी हरकतें होती है, जिसमें बम ब्लास्ट वगैरह भी किया जाता है। बाल मजदूरी, ये भी एक प्रकार की आपदाएं हैं, जो जिस आपदा यानी एक ऐसी घटना जो पूरे सोसाइटी पर एक साथ इफेक्ट करती है। तो ये थी मानव निर्मित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं। हमने आपदा देखी, अभी हमने आपदा के प्रकार क्यों देखे या आपदा क्यों पढ़ी, हमें पढ़ना है आपदा प्रबंधन। लेकिन आपदा प्रबंधन में यानी आपदाओं को रोकना है, तो पहले हमने देखा कि आपदा किसे कहते हैं और आपदा के प्रकार कितने होते हैं। अभी देखते हैं आपदाओं के प्रभाव, यानी इन आपदाओं की वजह से सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रभाव, बाढ़। बाढ़ से क्या होता है, जो पुल होते हैं ना, इतनी ज्यादा बाढ़ आती है, आप देख सकते हैं चित्र में कि बाढ़ की वजह से देखिए जो पुल होते हैं वो बह के चले जाते हैं कि नदी के किनारों में अगर कोई गांव है स्थित तो उसमें भी पानी घुस जाता है, और जिसकी वजह से पूरी गांव जो है, गांव के गांव बह के चले जाते हैं। कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव में क्या आएंगे, देश की अर्थव्यवस्था और तथा स्थानीय नेतृत्व पर ये प्रभाव डालते हैं। अगर कहीं पुल टूट गया, कोई इमारत टूट गई या कोई सरकारी कार्यालय टूट गए, यानी बाढ़ में या आग लगने से दुर्घटना होती है, ये तो इनकी वजह से उनको फिर से रिपेयर करना है, पुनर्निर्माण करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो खर्चा आएगा तो अपने देश पे, देश की अर्थव्यवस्था पर उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर वहां के मतलब स्थानिक सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी मात्रा में है तो पूरे सरकार को यानी पूरे देश को भी इफेक्ट पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में प्रशासन के सामने भी फिर बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती है कि इसका पुनर्निर्माण हम कैसे करें। अब देखिए आकृति में भूस्खलन की वजह से जो स्कूल की बिल्डिंग है, भूस्खलन यानी जमीन गिरती है, कोई पहाड़ पे अगर ये है गांव बसा है, कोई बिल्डिंग है, तो वहां की जमीन जो फिसल जाती है उसे भूस्खलन कहते हैं। तो वहां पे जो बसे हुए जितने भी बिल्डिंग्स रहेंगे वो तहस नहस हो जाती है। आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल बिल्डिंग है लेफ्ट वाला चित्र में, कि वो बिल्डिंग किस तरीके से भूस्खलन की वजह से पूर्ण रूप से टूट फूट गई है। और राइट साइड में देखिए फिर से उसको सरकार ने बनाया है, तो सरकार पूरे अच्छे से बनाई गई है, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारे मतलब इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं जब आपदा आती है तो आपदा में ऐसे कुछ अवस्थाएं होती है जो बहुत संवेदनशील अवस्थाएं होती है। ऐसे मुख्य 3 संवेदनशील अवस्था होती है, आपातकालीन अवस्था, संक्रमण अवस्था और पुनर्निर्माण का कार्य। पहला आपातकालीन अवस्था में क्या होता है, जिस समय आपदा आती है इस अवस्था में तेजी से प्रयास करके अधिकतम लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं। लोगों को खोजबीन, लोगों का बचाव कार्य, चिकित्सक सहायता, प्रथमोपचार, संचार व्यवस्था पूर्णवत करना, आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालना इत्यादि कार्य के लिए। जिस समय आपदा आती है, अगर कहीं मान लीजिए बाढ़ आई है तो वहां से लोगों को बाहर निकालिए। बाढ़ में बहुत लोग फंसे हुए हैं,
मान लीजिए पूरे 24 घंटे 25 घंटे से वो है, तो उनको उस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो पहले उनको चिकित्सक सहायता दीजिए। कहीं भूसंकलन हुआ है या अर्थक्वेक हुआ है, भूकंप हुआ है, तो उसके नीचे लोग दब गए हैं, तो उनको बाहर निकालिए। फिर पहले उनको फर्स्ट एड दीजिए, उनको ट्रीटमेंट दीजिए। वहां से आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो गया होगा, उसको पहले ठीक कीजिए। तो ये होगी पहली अवस्था। फिर दूसरा होता है संक्रमण अवस्था। फिर ये सब होने के बाद हमने लोगों को बचाव से वहां से बचाया, बाहर निकाला। फिर उन लोगों का पुनर्वसन कार्य स्टार्ट करना है, यानी उनको फिर से, अभी अगर भूकंप आता है या बाढ़ आते हैं तो पूरे घर तहस नहस हो जाते हैं, पानी पाइपलाइन खराब हो जाती है, रास्ते खराब हो जाते हैं, तो वो रास्तों को ठीक करना, उनको पुनर्वसन करना, उनको फिर से अपनी पूर्व स्थिति पर लाना, ये सब करने के लिए कुछ विभिन्न हम संस्थाओं की सहायता लेते हैं, जो उनको आर्थिक सहायता देते हैं। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा कि न्यूज में देखा होगा, जब कोल्हापुर में बाढ़ आई थी, तो जगह जगह से लोग मतलब सहायता कर रहे थे। प्रशासन तो कर ही रहा था, लेकिन हमने देखा कि मुंबई से भी बहुत सारे लोग यहाँ से कपड़े, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा, और बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आई थी, तो मुंबई से फूड, खाना, कपड़े, ये सब यहाँ से उधर संस्थाओं की मदद से भेज दिए गए थे। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं होती है जो इनको ऐसे समय में मदद करती है। और फिर है पुनर्निर्माण का कार्य। अभी ये बहुत कठिन और बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है यहाँ पे, क्योंकि उनको हमने उस आपदा से बाहर निकाला, उनको ठीक भी किया, उनकी जो जरूरतें थी, बेसिक नीड थी, वो हमने दिया, लेकिन उनको फिर से वहीं पे लाके खड़ा करना जहां से उनकी जिंदगी मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वहां पे फिर से वो परिस्थिति निर्माण करना, यानी उनका फिर से घर, और जो जैसे आज हम है, अगर कोई घटना के बाद वो पूरा टूट फूट जाता है तो उसको फिर से लाना, तो इसके लिए बहुत समय लगता है। एक सिंपल पाइपलाइन गांव में सेट करना है तो सरकार को कितना टाइम लगता है, तो अगर यहाँ से अगर वो टूट फूट गया तो वो फिर से करना, ये बहुत ज्यादा लंबा समय लेता है और ये थोड़ा कठिन कार्य होता है। अब ये थी पूरे आपदाओं की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, गवर्नमेंट को भी क्या क्या फेस करना पड़ता है, सरकार को भी, आम नागरिकों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, वहां पे रहने वाली सोसाइटी को, वहां के पूरे समाज को बहुत कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ता है। ये हमने सारी समस्याएं देखी है। अभी ये समस्याओं को हमको निपटाना है, इसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। जो आपदा आती है वो आपदाओं को हमको कम से कम करना है। आपदा छोटी हो या आपदा बड़ी हो, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, आपदा का मुकाबला करना बहुत महत्वपूर्ण है, और आपदा से उत्पन्न समस्याओं का हल निकालना भी महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ आपदाएं जो होती है वो हमने देखा मानव निर्मित है, और कुछ आपदा जो है वो प्राकृतिक है। मानव निर्मित आपदा जो है इसको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं, कम से कम ऐसी आपदा ना हो इसके लिए हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है उसके ऊपर इंसान का कोई मतलब कुछ नहीं कर सकता इंसान, तो वो आएंगी, तो ये हमें सोच के चलना है कि वो आएंगी तो हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना है। हम अगर प्रिपेयर्ड है, हम लोगों ने पूर्व नियोजन करके रखा है, आएंगी तो ठीक है, हम फेस करेंगे और उससे फिर से उभरेंगे। जैसे आपको पता हो कि जापान ऐसा कंट्री है जिसमें आए दिन भूकंप होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज जापान एक विकसित देश है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से नियोजन करके रखे हैं। इसी प्रकार से नियोजन हमारी सरकार भी करती है। हमारे इंडिया में और महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे आपदाओं से किस तरीके से निपटना है, इस तरीके का पूर्व नियोजन किया जाता है। तो आपदा से निर्मित समस्याओं का मुकाबला करने के लिए आपदा प्रबंधन तथा लोगों को सहभागिता दोनों ही आवश्यक होती है, दोनों ही करना है। आपदा प्रबंधन करना है तो लोगों का भी सहकार्य चाहिए और वहां के प्रशासन का भी सहकार्य चाहिए। आपदा प्रबंधन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। आपदा प्रबंधन यानी आपदाओं को टालना, आपदाओं का सामना करने के लिए योजना बनाना तथा आपदाओं का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमता विकसित करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। हो सके तो आपदा टालिए, आने ही मत दीजिए। अगर वो मानव निर्मित है तो हम ये कर सकते हैं। अगर आती है आपदा तो उसके सामना करने के लिए पहले ही उपाय योजना बना के रखिए और अपने आप को इतना सक्षम बना के रखिए, और उसके लिए जो भी प्लानिंग है वो उसकी विकसित करके रखिए, ताकि अगर हम कुछ भी चीजें
नियोजित तरीके से योजनाबद्ध ढंग से अगर प्रयत्न करें तो इन आपदाओं की तीव्रता कम कर सकते हैं। अभी मई में या अप्रैल में असम में तूफान आया था अम्फान, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत जोरदार था, लेकिन इससे कुछ हानि नहीं हुई, मतलब जन हानि तो बिल्कुल भी नहीं हुई, आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हवामान विभाग ने पहले ही बता दिया था कि अम्फान तूफान आने वाला है, तो उसी समय वो पूरा एरिया खाली कर दिया गया, लोगों को कहीं और विस्थापित कर दिया गया, तो लोग अपनी जो मूल्यवान चीजें थी वो लेके कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उतना जनहानि नहीं हुआ। तो ये था आपदा प्रबंधन हमने पहले ही करके रखा था, जिस वजह से हमें पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा कुछ तूफान आया। यहाँ तक कि अभी अपने यहाँ महाराष्ट्र में भी निसर्ग तूफान आया था। तो जब आने वाला होता है तो पहले ही सरकार ने हमें पहले ही हमने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले ही एक दिन पहले ही लोगों से बात की थी और उन्होंने बता दिया था कि तूफान आने वाला है। तो जो तटवर्ती एरिया था, किनारों वाला, कोकन के स्पेशली कोकन वाला एरिया, वहाँ के लोगों को पहले ही खाली कर दिया गया था। सभी लोगों को, मुंबई कर वालों को जब स्पेशली बता दिया था कि पहले ही इलेक्ट्रिसिटी एक दिन पूरे 24 घंटे बंद रहने वाली है, इसलिए अपने मोबाइल चार्ज करके रखिए। इलेक्ट्रिसिटी बंद करना ये सरकार की तरफ से किया हुआ पहला कदम था। तो ये सारी प्रिकॉशनरी स्टेप्स थी। तो ये सब अगर हम करते हैं तो आपदाओं को हम कम से कम कर सकते हैं। तो आपदा कम करने के उपाय या आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। आपदा से लोगों की जान बचाना और जन माल की हानि हो कम से कम हो, ऐसा प्रयास करना। जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तु की कमी ना हो, इस बात के लिए कोशिश करना, और उसके बाद जो कुछ होता है, उसकी जो समस्याएं आती है उसकी तीव्रता कम करना और वहां से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करना। जनजीवन सामान्य हो या सामान्य बनाने की कोशिश करना। फिर उसको अगर लोग कुछ फेस कर रहे हैं, आपदा आ गई, तो उसके बाद लोगों का पुनर्वसन करना और भविष्य में ये ना हो इसके लिए सुरक्षा करके रखना। यह है आपदा के उद्देश्य। लेकिन इस बार आपको ये जो कि कोरोना महामारी की वजह से आपका 25% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो उसमें से ये पार्ट कम कर दिया गया, तो ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अभी आते हैं आपदा के प्रकार, आपदा प्रबंधन के प्रकार। आपदा प्रबंधन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आपातकालीन प्रबंधन करते समय वैज्ञानिक और सावधानी पूर्वक निरीक्षण तथा पूर्व नमूनों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य में आने वाले आपदाओं के लिए उचित योजनाएं बनानी चाहिए। इन योजनाओं में रोकथाम की योजना, पुनर्वसन तथा पुनर्निर्माण, ये योजनाओं का समावेश होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये 3 है कि इन योजनाओं की रोकथाम करना है, फिर पुनर्वसन करना है और फिर पुनर्निर्माण करना है। इन योजनाओं का समावेश अति आवश्यक है। पहला, आपदा पूर्व प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में एक है आपदा पूर्व प्रबंधन, यानी हमें पहले ही प्रिपेयर्ड होकर रहना है कि ये होने वाला है। हमें पता है कि हमारा 10वीं का एग्जाम होने वाला है, हमें पहले ही प्रिपेयर्ड होकर रहना है, हमें पहले ही पढ़ाई करना है कि मुझे 60% लाना है, मुझे 90% लाना है। उस तरह से हमें पहले पढ़ाई करना है। अगर नहीं करेंगे तो ऑन टाइम फेल भी हो सकता है एग्जाम में, या हमें जितना परसेंटेज चाहिए वो नहीं मिल सकता है, फिर हमारी जो एम्बिशंस होंगी वो पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए पढ़ाई करना, पहले ही पढ़ के रखना, ये हमारी होगी पूर्व तैयारी। उसी प्रकार आपदा प्रबंधन के लिए भी कुछ पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। इसका अर्थ क्या है? आपदा पूर्व प्रबंधन का अर्थ आपदा आने के पहले तैयारी करके रखना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपदाग्रस्त जो विभाग है उनकी पहचान करो, यानी कौन सा एरिया है जहाँ पे हमेशा मोस्टली आपदाओं को फेस करना पड़ता है। हमेशा देखिएगा जो स्पेशली समुद्र किनारा जो होता है, यानी तटवर्ती इलाके, इन लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ता है। बंगाल का साइड या उड़ीसा साइड देखेंगे तो वहां तो हमेशा तूफान आते ही रहते हैं। ये हम देख सकते हैं प्रेडिक्टरी इंटेंसिटी मैप द्वारा आपदा की तीव्रता कितनी होगी ये पता चलता है, और हजार्डस मैप द्वारा आपदाओं की संभावना वाले स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे निसर्ग तूफान आने वाला था तो हमें पहले ही पता चला कि ये कोकण से लेकर मुंबई तक आ सकता है, ये हमें पहले ही पता चला। इनसे हमें एरिया पता चला, वो कितना डेंजरस हो सकता है, उसकी तीव्रता ज्यादा है या कम है, ये भी हमें पता चल गया था। तो ये हमें इसका पता चल सकता है। और फिर अगर ऐसे एरिया में या आपदा प्रबंधन करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण लेना चाहिए और देना चाहिए।
कुछ आपदा प्रबंधन विभाग होता है, वहां पे लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये डिपार्टमेंट ही होता है गवर्नमेंट का, आपदा प्रबंधन। तो वहां पे सारे ट्रेंड लोग होते हैं और वो लोग जहाँ पे आपदा आने वाली है या स्पेशली जो एरिया आपदाग्रस्त होते हैं, जहाँ पे हमेशा लोग फेस करते हैं, तो ऐसे लोगों को ट्रेन करना। आम इंसान ने भी हमने ट्रेन रहना चाहिए कि अगर बाढ़ आई तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो नागरिकों को भी रेडी रहना है। आपने देखा होगा, हम अपने पूरे बीएमसी के स्कूल में लास्ट ईयर 2 या 3 बार हमने मॉक ड्रिल किया था किस बात का कि आग लग जाती है बिल्डिंग में तो किस तरह हम बिल्डिंग खाली करेंगे। तो इस तरीके का ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चों को भी, टीचर्स को भी, आम नागरिकों को भी, कि अगर ट्रेन में कहीं बम ब्लास्ट होता है या हम कभी रेलवे स्टेशन पे या कहीं बस स्टॉप पे है और अगर हम ऐसी वार्ता सुनते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें अपने आप को किस तरीके से बचाना है। अगर भूकंप आता है तो किस तरीके से हमें अपने आप को बचना है कि हाँ, सबसे पहले भूकंप अगर आता है तो हमें पता चलता है कि कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं तो हमें घर के बाहर निकलना है, पेड़ या किसी ऐसे वाले जगह पर खड़े नहीं रहना है, एक पूरे खुले मैदान में खड़े रहना है, या अगर हम घर में फंसे हुए तो किसी टेबल के नीचे छुप जाना है। ये सारे ट्रेनिंग्स है, ये प्रशिक्षण हमें लेना चाहिए। सामान्य जन को भी आपदा प्रबंधन और निवारण की अनुमति देना, इसके लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण, प्रसार व्यवस्था और जानकारी स्रोत उपलब्ध कर लेना तथा अन्य लोगों को जानकारी पहुंचाना, ये प्रशासन द्वारा होता है और इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देखिए बगल के आपके चित्र में दिख रहा है कि किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जाता है, उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अगर बाढ़ आती है तो एनडीए द्वारा किस तरीके से उनको बाहर निकाला जा सकता है। फिर साइड में आप देख रहे हैं नेवी का डिपार्टमेंट है, वो भी हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से आपदा अगर आती है बाढ़ वगैरह तो इसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये था, हमने देखा कि आपदा पूर्व हमें किस तरीके से रेडी रहना है। फिर आपदा के पश्चात, आपदा आने के बाद हमें क्या क्या करना है। पहले आपदा के बाद आपदाग्रस्तों को प्राथमिक स्वरूप से मदद करना है, यानी वहां पर जो फंसे हुए हैं, जितने लोग अभी फंसे हुए हैं, पहले उनको बाहर निकालो। बाढ़ आई है तो बाढ़ से फंसे हुए लोगों को पहले बाहर निकालो। इतने बाढ़ आने की वजह से क्या होता है कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है, खाने के लिए लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। तो फिर ऐसे समय में प्रशासन जो होता है हेलीकॉप्टर से द्वारा वहां पे अपना फोर्स उतारती है और वो लोग उनको बाहर निकालते हैं। वहां के लोगों के लिए खाने के लिए पॉकेट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब फूड्स पॉकेट में सप्लाई किए जाते हैं। तो पहले उन लोगों को हमें बाहर निकालना है, उनको प्राथमिक स्वरूप से मदद करनी है, यानी उनको खाने पीने की व्यवस्था देनी है और उनको चिकित्सीय मदद करनी है, यानी उनको अगर हार्ट टूटा है या कहीं फ्रैक्चर है तो उनको ठीक करना है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ण करना है। आपदा के पश्चात तत्काल एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करनी है। प्रत्येक प्रकार के आपदाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण कक्ष बनाने पड़ते हैं। अभी देखिए जैसे अपने इधर अभी पूरे ऑल इंडिया में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो ये एक आपदा है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि आपदा कक्ष बनाया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वहां का जो जिलाधिकारी होता है वह ये सारी चीजें देखते हैं, उनके अंडर ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है और वो सब कौन सी एक्शन लेनी है, क्या लेना है, वो डिसाइड करते हैं। एक पूरे महाराष्ट्र के लिए या पूरे एक स्टेट के लिए वो ये सारी बातें मुख्यमंत्री डिसाइड करता है और फिर मुख्यमंत्री अपनी एक कमेटी स्थापन करती है जिसे हम कहते हैं नियंत्रण कक्ष, और फिर वो पूरे महाराष्ट्र के लिए अप्लाई होती है। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया जाता है। अगर किसी जगह पर उस समय आपदा आई है तो वहां पर नियंत्रण कक्ष बनाया जाता है और फिर वो नियंत्रण कक्ष का कार्य क्या होता है कि वहां के लोगों को वहां से बाहर निकालना, उनके लिए अभी प्राथमिक क्या नीड है वो प्रोवाइड करना। फिर अगर अभी मान लीजिए कोई पेशेंट्स है, वहां पे कुछ पेशेंट्स है तो उनको एक हॉस्पिटल जैसा आप एरिया बना के दीजिए, वहां पे उनको रखिए, पूरे डॉक्टर्स की उनकी टीम रहती है, वो डॉक्टर्स की टीम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सारी बातों का वो कंट्रोल करते हैं। अभी हमने देखा कि कोरोना है तो हमने देखा कि कोरोना में तो सब लोग घर में बैठे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सुसज्ज कर लिया कि ये सारी चीजें देनी है। फिर लगा कि पेशेंट बढ़ सकते हैं, पेशेंट बढ़ेंगे तो पेशेंट को कहाँ रखा जाए, तो उन्होंने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्होंने अपने अंडर में ले लिए। उसके बाद भी उनको लगा कि ये भी कम पड़ सकता है, तो जो स्कूलें खाली थी उन्होंने स्कूल को भी अपने अंडर में ले लिया और स्कूलों को भी हॉस्पिटल जैसा एक कक्ष बना दिया। वहां पे लोगों को रखा गया, उनको
मतलब उनकी पूरी प्राथमिक नीडें जो थी वो पूर्ण करने की कोशिश की गई। और इन नियंत्रण कक्ष के माध्यम से जितने भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनके ऊपर उन्हें जो चाहिए वो पूरा पहुंचाया जाता है और उनका निरीक्षण किया जाता है। आपदा निवारण कक्ष जो होता है वो 24 घंटे कार्यरत और कार्यक्षम रखना पड़ता है। तो ये थे आपदा के बाद मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन करने की आवश्यकता। अब ये पूरा चक्र किस तरीके से चलता है, अब हमें अभी क्या करना है, आपदा प्रबंधन अगर करना है तो आपदा ना आए ये कोशिश करना है, आपदा आए तो उसे हमें फेस करना है, उसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे और पूर्ववत उन लोगों को फिर से अपनी पूर्ववत कंडीशन पर लाकर खड़ा करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी पूरे कोशिश करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सारा देखते हैं। तो ये पूरा चक्र चलता कैसे है, पहला है पूर्व तैयारी करके रखना कि अगर आई कोई आपदा आई तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें एक पहले नियोजन बना के रखना है कि ऐसा हुआ तो हमें ऐसा करना है। उसके बाद विमोचन यानी एक्चुअल में उसको कृति करना है। पूर्व तैयारी यानी प्लान, हमने प्लान किया कि अगर आया ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, हमने एक प्लान बना के रखा, नियोजन करके रखा। फिर अगर कुछ होता है ऐसी आपदा आती है, आपदा आएंगी तो वो जो पूर्व तैयारी हमने करके रखा उस पर हमें एक्ट भी करना है। जैसे हमें नहीं पता था कि कोरोना के कितने पेशेंट्स होंगे, लेकिन सरकार ने क्या किया, इतने पेशेंट्स हो सकते हैं तो पहले ही क्वारंटाइन सेंटर बना के रख दिए, उसमें बेड की सुविधा भी करके रख दिए थे, नहीं पता था कि कितने पेशेंट्स होंगे। तो ये हमने एक्चुअल में कृति किया। फिर सुसज्जता, ऐसी योजना बनाई जाती है जिसमें सामान्य नागरिक और प्रशासन दोनों प्रतिशत प्राप्त हो, दोनों का, नागरिकों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। ये सारी जो थी डिजास्टर एक्ट लागू किया गया, कोई घर से बाहर ना निकले, सब घर में ही रहे, ये प्रशासन की तरफ से किया गया कार्य। और उसमें सामान्य जनता ने भी अपना कोऑपरेशन देना है। सामान्य जनता ने क्या किया, लोग सच में बाहर नहीं निकले, जहां पे बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की गई, लोगों ने भी पूरा कोऑपरेट किया। तो ये होती है सुसज्जता, सरकार और गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलती है। फिर है आपदा का आघात, जिस समय आपदा आती है, देखिए कोरोना का जैसे ही पहला पेशेंट मिल गया, सबसे पहले लॉकडाउन हुआ। तो हमने क्या करने की कोशिश की थी उस समय, कड़ी तोड़ने की कोशिश की कि ठीक है ये 1-2 पेशेंट हमें मिले, इसके बाद पेशेंट ना बढ़े, वो किसी के कांटेक्ट में ना आए, वो कड़ी तोड़ने की कोशिश की। पूरे यातायात के साधनें बंद की, फ्लाइट वे ट्रेन बस सब बंद कर दिया गया ताकि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए और ऐसा कुछ ना हो। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आपदाएं आई यानी कोरोना महामारी फैली। तो अगर फैली तो उसकी तीव्रता कितनी है, इसकी पूरी जानकारी ली गई। विभिन्न कौन से क्षेत्र में, रेड जोन कौन सा है, ऑरेंज जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन सा है, ये सब देखा गया, इनकी पूरी जानकारी ली गई। और जैसे ही पेशेंट मिलना स्टार्ट हुआ कि हाँ, आपने न्यूज में, हमने उस समय न्यूज देखा था कि इस एरिया में इतने पेशेंट है, इस एरिया में इतने पेशेंट है, ये एरिया अभी भी रेड जोन में है, ये एरिया अभी भी ग्रीन जोन में है, यानी एक भी पेशेंट नहीं है। ये सारी जानकारी इकट्ठा की गई और जहाँ पे रेड जोन मिला यानी जहाँ पे पेशेंट्स मिला, तुरंत सरकार की तरफ से प्रतिसाद, तुरंत आपदा के समय प्रतिसाद के लिए कोई भी डिले नहीं किया जा सकता, तुरंत प्रतिशत दिया जाता है। यानी कि अगर आपदा हुई है तो फटाफट वहां से लोगों को बाहर निकालिए, उनको जो प्राथमिक नीड चाहिए वो प्रोवाइड कीजिए, ये सब किया जाता है। और कम से कम आपदा जो अभी ग्रसित है उनसे दूसरे लोगों को ना हो, ये कोशिश की जाती है। और फिर अभी जो आए हैं उसके चपेट में उनका पुनरुत्थापन करना, ये भी राष्ट्रीय कार्य होता है। यानी उन लोगों को अपनी भी और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग इनको फेस कर रहे हैं उन लोगों का फिर से पुनरुत्थापन किया जाए। और उसके बाद होती है पूर्वावस्था, यानी पहले जैसी उनकी कंडीशन पे हम उनको पहले जैसी कंडीशन करा के दे। तो पुनरुत्थापन यानी जैसे बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं या कोई आग में, कहीं आग लगी है तो आग में लोग फंसे हुए तो उनको हमने बाहर निकाला, वहां से आग से। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई झोपड़पट्टी जलाई जाती है, ये भले ही दंगा है, मानव निर्मित है, लेकिन है तो आपदा ही। कोई राजकीय उद्देश्य से होते हैं, तो कुछ भी रीजंस हो, आग लग गई तो पूरा एक एरिया जलाया जाता है। तो ऐसे समय में वहां से लोगों को बाहर निकालो, उनको पहले चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा के दो,
फिर वो होने के बाद उनका पुनरुत्थापन करना, यानी वहां से अभी एक बस्ती अगर जल गई तो वह उनको सही जगह पर सेटल करना, ये भी सरकार का काम होता है। और सरकार बखूबी ये सारी काम करते रहती है और उनकी जिंदगी फिर से पूर्ववत लाई जाती है। तो ये पूरी एक चयन के तरह कार्य करता है कि पहला पूर्व तैयारी करना है, फिर विमोचन, फिर सुसज्जता, फिर आपदा का आघात, फिर प्रतिसाद, पुनरुत्थापन और फिर पूर्ववत्ता। ये पूरा इस तरीके से कार्य चलता है। यह है आपदाकालीन नियोजन चक्र। इस तरीके से हमें नियोजन करना है। अगर आपदा कहीं आती है, आप देखिए चित्र देख रहे हैं, चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। जो पहला चित्र है ये किसका है, ये भूकंप है। फिर है दूसरा, आग लगी है। तीसरा देखिए, सांप ने काटा है। तो ये तीनों ही आपदा है। भूकंप आना ये प्राकृतिक आपदा है और आग लगना ये मानव निर्मित आपदा है। फिर सांप काट रहा है ये प्राकृतिक आपदा है। तो ये जो आपदाएं हैं, अगर ऐसी आपदा आती है तो हमें भी अपने लेवल पर, सरकार जब आएगी, प्रशासन जब आएगा तब हमें मदद करेगी, लेकिन हमें भी अपने आप की प्रिकॉशन लेते आना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम कहीं भूकंप में हम लोग कहीं फंस गए तो वहां से हमें कैसे बाहर निकलना है ये हमें पता होना चाहिए। या हमें आग की चपेट में आ गए तो हमें पहले प्रथमोपचार करते आना चाहिए। इसलिए हर घर में, हर स्कूल में एक प्रथमोपचार पेटी होती है जिसमें बैंडेज, कॉटन, डेटॉल ये सब होता है। और अपनी ही किस तरीके से प्रथमोपचार करना, ये हमें इसका हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रथमोपचार भी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको इसकी जानकारी है या मतलब प्रशिक्षित है वही ये व्यक्ति कर सकते हैं। प्रथमोपचार यानी क्या, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को प्राथमिक सहायता प्रदान करना जब तक कि उसे मुख्य चिकित्सा सहायता ना मिल जाए, वह प्रथमोपचार कहलाता है। यानी जब तक हम उसको किसी को डॉक्टर आए और डॉक्टर उसे ट्रीट करे, इसके पहले हम जब तक उसको थोड़ा बहुत सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसका थोड़ा कहीं घाव लगा है तो वो घाव क्लीन करके हम उसे मरम्मत पट्टी लगा रहे हैं, तो ये होता है प्रथमोपचार। अगर कहीं भी सांप ने काटा है तो आपको मालूम है कि ऐसे कुछ सांप होते हैं, विषैरित सांप, जिनके काटने से 5 मिनट में, या कोई ऐसे सांप होते हैं जिनके आधे घंटे के बाद, काटने के आधे घंटे के बाद मृत्यु हो सकती है। तो कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि जिस जगह पर सांप काटता है उसके ऊपर के हिस्से में हमें एकदम टाइट पट्टी बांधना है, बहुत ज्यादा टाइट, इतनी ज्यादा टाइट पट्टी हो कि वहां से रक्त जो है वो ऊपर ना पहुंचे। तब तक, जब तक हम उसे हॉस्पिटल में ना लेके जाए और डॉक्टर उसको ट्रीट ना करे, तब तक तो हमें तब तक ये करना है कि उसको पट्टी बांध के रखना है। ये हुआ प्रथमोपचार, और इस बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अब ये थे पूरे, हमने आपदाएं देखी, आपदा से क्या समस्या निर्माण होती है ये देखा, और आपदा प्रबंधन किस तरीके से होता है ये देखा। लेकिन हमने ये तो देखा है कि प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदा बिना बताए आती है। किसी को नहीं पता होता है कि कब आपदाएं आएंगी। एकाएक हमने देखा कि 10वीं का एग्जाम चालू था और एकाएक 10वीं का लास्ट पेपर कैंसिल हो गया। अचानक से कोरोना महामारी आई और पूरे इस तरीके से सबको चपेट में ले लिया। तो ये अचानक से आती है। ऐसा कुछ हो जाए, अचानक से आग लग जाए, अचानक से भूकंप आ जाए, तो हम किस तरीके से अपने आप को संवारेंगे, तो इसके लिए एक नकली अभ्यास किया जाता है जिसे हम कहते हैं अभिरूप सराव, मॉक ड्रिल। अभिरूप सराव यानी मॉक ड्रिल यानी नकली अभ्यास। तो हमने लास्ट ईयर किया था अपने स्कूल में। देखो, अपने बीएमसी के स्कूल जो बिल्डिंग है, कम से कम 2-3 माले या 3-4 माले की बिल्डिंग्स होती है। तो अगर ऐसे समय में पूरी बिल्डिंग, अगर आग लग जाती है तो पूरी बिल्डिंग खाली करने में कितना समय लगता है, क्या क्या हो सकता है, ये सब हमने देखा है। अपने इधर मैं आपदा प्रबंधन वाले भी कुछ लोग आते हैं जो आपदा प्रबंधन कैसे करना है इस बारे में हमको वो जानकारी देते हैं। स्कूलों में आके बच्चों को ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। तो इसमें इसके लिए कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर टीचर्स आपको स्कूल में वो सारी चीजें बताते जाते हैं। तो ये सब होता है अभिरूप सराव, जो हमने करके देखा कि क्या, चलो बिल्डिंग खाली करते हैं, पहले एक एक माला खाली करते हैं तो कितना समय लगेगा पूरी बिल्डिंग खाली करने को, ये था मॉक ड्रिल। फिर वहां से बिल्डिंग खाली करने के बाद स्कूल से बाहर निकालने के लिए बच्चे को कितना समय लगेगा। बाढ़ आती है तो जो बाढ़ ग्रसित एरिया होता है जहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती है, तो ऐसे लोगों को हमेशा एक ट्रेनिंग दी जाती है, नकली सराव किया जाता है कि गांव खाली करो। गांव खाली करने के बाद उनको पहाड़ी के ऊपर, एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर उनको लेके जाया जाता है
और उसके साथ अपने घर की जो मूल्यवान चीजें या खाने पीने की चीजें वो अपने साथ लेके जाना है, ताकि अगर हमको जब तक प्रशासन मदद ना करे तब तक हम जिंदा रह सके। तो अपने पास वो खाने पीने की चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो चीजें लेके जाने के लिए भी मतलब कितना समय लगता है। ये लोगों को बाढ़ आई नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को ट्रेन किया जाता है और वहां के लोगों को ऐसे करके देखते हैं। प्रशासन, वहां का जो प्रशासन होता है वो करके देखते हैं। इसे कहते हैं हम अभिरूप सराव, यानी कि नकली अभ्यास। मॉक ड्रिल आपदाओं की परिस्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल और कम से कम समय में तैयारी करने की परिस्थिति का मापन करने का एक साधन है। इससे पता चलता है कि कितना समय लगेगा, फिर कम से कम समय में हम वो कर सकते हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति पहले से ही तय योजनाओं के अनुसार आपदा से निपटने का अभ्यास करते हैं। आपदा के पश्चात उत्पन्न होने वाली स्थिति में प्रशिक्षित व्यक्ति अन्य लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। अभिजित सराव यानी कि नकली अभ्यास का आयोजन विभिन्न पाठशालाओं में किया जाता है। इससे आपदाओं की स्थिति में आपदाओं के निपटने की जानकारी पाठशालाओं के बच्चों को हो जाती है। जिस प्रकार का अभ्यास अग्निशमन दल, पुलिस दल तथा कुछ स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से किया जाता है। ये जब किसी स्कूल या हर स्कूल में भी किया जाता है, और इसके लिए कुछ स्वयंसेवी संगठन होती है, या अग्निशमन दल होता है, पुलिस बल होता है, ये भी इसके लिए हेल्प करते हैं। जिस तरीके से देखिए, हम 10वीं का एग्जाम देते हैं, 10वीं का एग्जाम के पहले हमारी पहली सराव परीक्षा होती है। पहले हमारी एक ही सराव परीक्षा होती है। अभी जब से अपने नए माननीय शिक्षण अधिकारी आए हैं, उन्होंने अभी 5 सराव परीक्षा का आयोजन रखा है। क्यों? जितना ज्यादा सराव करेंगे उतना ज्यादा हमारा सराव होगा, तो हमारी लिखने की स्पीड बढ़ेंगी। हम कम से कम समय में, हमें ये नियोजन हो जाता है कि कम से कम समय में हम कितना ज्यादा फास्ट पेपर लिख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेपर हम कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो ये क्या है? सराव है। उसी प्रकार आपदा आई तो आपदाओं में किस तरीके से हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं ताकि कम से कम जनहानि हो और कम से कम आर्थिक नुकसान हो। इसी के लिए आपदा प्रबंधन किया जाता है। और आपदा प्रबंधन का ये एक बहुत बड़ा पहलू है अभिरूप सराव, मॉक ड्रिल। इससे हम मापन कर सकते हैं किस बात का, कि परिस्थिति में अगर ऐसी परिस्थिति आई तो कम से कम समय में हम किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा सके, कम से कम लोगों की जनहानि हो, कम से कम आर्थिक नुकसान हो। ये एक काल्पनिक अभ्यास है जिसको हम मॉक ड्रिल कहते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या है, ये मॉक ड्रिल करने की जरूरत क्या है? एक, आपदा आने पर सामान्य लोगों की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करना। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो लोग किस तरीके से बिहेवियर करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अभी पिछले साल की बात है, हमने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी रेलवे स्टेशन पे लोगों ने कहा कि उस पर एक ब्रिज पर कहीं करंट है, तो ऐसा जैसे कहा तो वो लोग दूसरे ब्रिज पर चले गए। और वो ब्रिज छोटा था जहाँ पे लोग एक साथ आ गए और वहां पे भीड़ की वजह से वो ब्रिज वेट सह न कर पाया और वो ब्रिज गिर गया, और जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा उस वक्त बहुत ज्यादा जनहानि हुई थी। तो ये एक प्रकार की आपदा थी और ये अनपेक्षित हो गया, तो लोगों की जनहानि हुई, ये नुकसान हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए करने के लिए, ये सब ना होने के लिए, इनका मूल्यांकन करने के लिए मॉक ड्रिल यानी अभिरूप सराव किया जाता है। आपदा नियंत्रण के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के माध्यम समन्वय में सुधार करना। अगर कहीं आपदा आती है तो किसी वो एक विभाग का, एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि उसको नियंत्रण में लाया जाए, इसलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लिया जाता है। अभी जब कोरोना महामारी है तो सबसे पहले तो डॉक्टरों की आवश्यकता है, डॉक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं इसके लिए, और दूसरे हैं पुलिस भी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अभी इसके लिए उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी सहयोग लिया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया गया है, जो जहाँ पे स्कूल है उन्होंने अपने अंडर में लिए कि क्वारंटाइन सेंटर बनाए, तो वहाँ के लोगों के देखरेख के लिए उनके लिए कॉल सेंटर बनाए गए, वहाँ के लिए भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों का सहायता ली गई। फिर अभी मेरा परिवार मेरा कुटुंब मेरी जिम्मेदारी ऐसा करके एक प्रकल्प चलाया जा रहा है जहाँ पे लोगों के घर घर में जाके अभी सर्वे किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी शिक्षकों की सहायता ली जा रही है। तो एक अकेले चिकित्सक विभाग ने, मेडिकल डिपार्टमेंट ने नहीं, तो मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद अपना ये जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है अपने डीएमसी के वगैरह, वो सारे एक साथ आकर काम कर रहे हैं। तो इन सब में व्यवस्थापन करना, समन्वय करना और एक साथ मिलकर कार्य करना, तो समन्वय स्थापन करना सबसे बड़ा रोल होता है। फिर आपदा के समय स्वयं की योग्यता को पहचानो कि हम किस स्टेज पर अभी खड़े हैं, अगर ऐसी आपदा आती है तो हम इसके करने के लिए तैयार है क्या।
है ना। देखिए जब कोरोना का पेशेंट अपने इंडिया में पाए गए, 2-4 पेशेंट पाए गए, तो उस समय हमारा इंडिया कोरोना पेशेंट को लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इंडिया में ऐसी कोई योजना नहीं की गई थी कि इतना, तो सबसे पहला कदम उठाया गया लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन हट गया है, लेकिन अभी हम तैयार हैं, सुसज्ज है कि आएंगे भी पेशेंट, बढ़ेंगे भी, तो हमने अभी अपनी मेडिकल व्यवस्था को उतना कैपेबल बना के रखा गया है। इतने पेशेंट्स होते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, अभी हम रेडी है, अभी इंडिया तैयार है। लेकिन उस समय रेडी नहीं था, इसलिए लॉकडाउन ये उस समय का एक उपाय योजना थी। आपदा आने पर तत्काल प्रतिक्रिया देने योग्यता विकसित करना, नियोजित कार्य की क्षमता की जांच करना और संभावित त्रुटियां और जोखिमों की जांच करना। इतना करने के बाद अगर जब हम अभिरूप सराव करते हैं तो सराव से हमें पता चलता है कि क्या क्या त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। ये है पूरा अभिरूप सराव, और आपदा प्रबंधन में अभिरूप सराव बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये था हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। थैंक यू। आई होप सबको ये टॉपिक, ये लेसन समझ में आया है। थैंक यू बच्चों। किसी के क्वेरीज? बच्चों आपको इस विषय से संबंधित किसी कोई बच्चों को सवाल क्वेरीज है? है बच्चों? इस विषय से संबंधित किसी बच्चे को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ जो है ऊपर कीजिए, अपना हैंड राइज कीजिए। हाँ काजल पूछो बेटा। हाँ काजल पूछो। टीचर आपदा किसे कहते हैं? एक मिनट बेटा। बोलो काजल। आपदा किसे कहते हैं? आपदा यानी ऐसी घटना जो अचानक घटित होती है, नहीं है, कुछ हो सकता है, जैसे जनहानि हो सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, उसे आपदा कहते हैं। जब की तरफ से दी गई परिभाषा, ऐसी प्राकृतिक आपदा, ऐसी आकस्मिक घटना जिससे आकस्मिक बहुत ज्यादा मात्रा में जनहानि और आर्थिक नुकसान होता है, आपदा कहते हैं। और किसी बच्चों को क्वेश्चन पूछना है बच्चों? और किसी को पूछना है तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। मैडम ने जो टॉपिक आपको पढ़ाया उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। किसी को पूछना है तो आप पूछिए।